तो बच्चों, आप सभी को फिर से एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल दे और आप देख रहे हो कैम क्लासेस विद राहुल। बेटा, आज बहुत ही बढ़िया सा एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, बहुत ही डीपली इसको हम एनालिसिस करेंगे। एनसीईआरटी में जिसके बारे में मान लीजिए एक वर्ड या एक लाइन भी दिया हुआ है, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। बेटा, एक बार ये सीरीज देखने के बाद आपका हर कोई किताब, हर कोई क्वेश्चन बैंक का अगर क्वेश्चन उठाओगे आपको समझ में आएगा, आप आराम से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पहली बात तो है, यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले से बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यहाँ पे 100% अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जहाँ पे कोई नॉलेज या कोई कंसेप्ट आपके मान लीजिए क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, वहाँ पे हम इसको ओनली 5 to 10% केसेस में हम इसको लॉजिकली बेटा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नो रट्टा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उतना आप गारंटी के साथ बिना टेंशन से एग्जाम से निकल पाओगे। बात समझ आया क्या बोला? इसलिए मैं बोलता हूँ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है डीएनए ब्लॉक। और बच्चों, आप सभी को मैंने शॉर्ट्स में आके बताया था, आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन एक कड़वा चीज़ भी मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन से मैं गया हूँ। अभी भी अगर आप लोग देखोगे बहुत सारा चीज़ अभी भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे क्रिटिकल मतलब सिचुएशन से मैं गया हूँ। फिर भी जो बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। और जो बच्चे हमें इस चैनल के जो हमारा जो मेन गोल है उसको समझ नहीं पाए, वो बच्चे निगेटिव कमेंट, एक दो बच्चे 1-2% बच्चे निगेटिव कमेंट कर देते। तो पहली बात हो, टीचर होने के नाते आपको मैं बोलता हूँ, बेटा सुधर जाओ। हम नॉर्मल यूट्यूबर नहीं है, ये बात याद रखना। हम लोग यूट्यूबर नहीं, ऑफलाइन के टीचर्स है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, ओनली प्योर कंटेंट, ओनली अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। कोई वन शॉट भी अभी तक हमने एक भी नहीं लाया, कुछ नहीं चल रहा है चैनल पे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और कुछ नहीं चल रहा है। अगर सीरियस बच्चे हैं, आओ भाई पढ़ो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, मतलब जिसमें आप लोग कोई कुछ क्वेरीज है बातें करो, अप्रिशिएट करना है तो करो, नेगेटिव कमेंट मत करना बेटा। हाथ जोड़ के आप लोग चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे बिजनेस बनाने नहीं बैठे, आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं। और मुझे पता है मैं किस सिचुएशन से गुजरने के बाद आज मैं कर, अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ, फिर भी मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ आज, ठीक है? मैं अभी डीएनए ब्लॉक क्लास 11 के आपका थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब चीज़ें पूरा लाइन है। डीएनए ब्लॉक के बाद ये सब होगा, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। मतलब मैं अपने जो भी टाइम है अपने बेस्ट देने की मैं कोशिश करूंगा, और सिलेबस तो आज ना कल मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरा तो गारंटी है, करूंगा। लेकिन क्या होता है, सिचुएशन हालात कभी हमारे फेवर में नहीं होता है, तो कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप लोग माइंड मत कीजिएगा, और स्टार्ट करते। हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए ब्लॉक के, ठीक है? और बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पे लगभग 50 स्लाइड यहाँ पे है, मैं आपको डर नहीं दिखा रहा हूँ। 3 कंसेप्ट में आप डिस्कस करूंगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, फिर आपका क्या हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट। 3 चीज़ मैं आज डिस्कस करूंगा। इसके लिए बहुत डिटेल में पूरा नोट्स आपको मिलेगा। ये वाला चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आपको मिल जाएगा। मैं बोलूँगा ये सब रखिए, ये डाउनलोड करके कुछ नहीं होता है, कॉपी पेन लेके बैठिए, सीधा नोट्स बनाइए, बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है। एक बार पढ़ लो, फिर आपको क्वेश्चन में जब लोगे पता चल जाएगा इस इंसान ने क्या पढ़ा के रखा है आपको, ठीक है? लेकिन उसके पहले और एक रिक्वेस्ट है, आप जाके एक बार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का प्लेलिस्ट, 2 ही लेक्चर है शायद, वो देख के आइए। बहुत बढ़िया सा प्लेलिस्ट है, सारा बेसिक कन्फिगरेशन वाला जो चक्कर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ढंग से लिखना नहीं आता तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो एक बार लेक्चर, 2 लेक्चर ही है शायद, वो प्लेलिस्ट में देख के आ जाइए, आपको पूरा एकदम मजा आ जाएगा। फिर भी मैं रिपीट करूंगा, मुझे पता है ऑफलाइन में क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मुझे पता है, ठीक है बेटा? सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर का नाम डीएनए ब्लॉक है। दोनों को हम साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ सकते, पैरेलली दोनों को नहीं पढ़ सकते। पहले एनसीईआरटी में भी डी ब्लॉक के बारे में बोला गया, फिर हमारा ए ब्लॉक के बारे में बोला गया, तो दोनों को अलग अलग टाइम पे हमें पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल कुछ ए ब्लॉक बहुत ही छोटा है, मेन मेजर आप बोल सकते हो 70 to 75% चीज़ें डी ब्लॉक की है। ज़्यादातर क्वेश्चन डी ब्लॉक से ही सेट हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एफ ब्लॉक से नहीं होता है, लेकिन डी ब्लॉक ज़्यादा है। मतलब मैं अगर अमाउंट की बात करूँ तो डी ब्लॉक बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले
डी ब्लॉक आप पीरियोडिक टेबल में भी जाएंगे तो बहुत सारा जगह पे डी ब्लॉक ब्रैकेट में ही लिख देता है ट्रांजिशन मेटल। ये पूरी बात सही 100% ट्रू नहीं है, ट्रू है लेकिन 100% ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रांजिशन मेटल कौन है, इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर कंसेप्चुअल हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज जो भी पढ़ेंगे उसको रिकेप करने के लिए लास्ट में एमसीक्यूज भी मैं करवाऊंगा आपको, ताकि 10 एमसीक्यूज में कराऊंगा ताकि पूरा टॉपिक एक बार रिकेप हो जाए आपसे। उसके बाद आप जाके कोई भी क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पूरा पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे टोटल 18 ग्रुप्स है। कितना ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। अगर उसमें जाके देखोगे एकदम एक्सट्रीम इस साइड में आपको मिलेगा बेटा एस ब्लॉक, यहाँ पे 2 मिलेगा, ये आपका होगी एस ब्लॉक। ये जो यहाँ से यहाँ तक है डी ब्लॉक, और इधर बेटा इधर आपको मिलेगा पी ब्लॉक। क्या मिलेगा बेटा आपको? पी ब्लॉक। मतलब ये 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक है, 3 से लेके 12 तक ये आपका डी ब्लॉक है, एंड 13 14 15 16 17 18 ये 6 जो है ये आपका सॉरी ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है, ये सीधी सी बात है। इतने ग्रुप्स 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, और इसके बीच में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल रहा है एफ ब्लॉक। मतलब यहाँ पे 57 to 71 एंड आपका यहाँ पे 18 90 से आपको क्या मिल रहा है? मतलब 58 से 71, 90 से आपका 103, ये जगह पे ये आपको मिल रहा है एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक को क्यों सेपरेट किया गया सब कुछ आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक। इसमें क्या बोला गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। इस बात को आपको गहराई से समझना चाहिए। 3 से लेके 12 तक क्या है आपका डी ब्लॉक। सबसे पहले अगर हम डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, जैसे कि एस ब्लॉक की बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा है, NS1 NS2, पहला ग्रुप हो गया NS1, दूसरी ग्रुप हो गया NS2, कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन डी ब्लॉक में काफ़ी सारा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डी ब्लॉक का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ, वो होता है बेटा N-1, ठीक है, D1 से लेके 10, ठीक है, फिर NS2, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पीरियड है 4th पीरियड से आपका बेटा याद रखना, आपका ये वाला जो पीरियड है याद रखना 4th पीरियड से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये जो NS है वो NS बेटा 0 to 2 होता है। ठीक है, फिर 2 बोलना ठीक नहीं होगा, NS आपका 0 से 2 होता है। क्यों 0 होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, 0 से लेके 2 होता है, क्योंकि एक ऐसा जगह भी आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा पूरा 4D10 है। ठीक है, यहाँ पे S0 है। क्यों 0 होता है? क्यों इतना वेरिएशन मिलता है? क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में इतना ज़्यादा हेरा फेरी आपको देखने को मिलता है? कि क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है? सब कुछ बताऊंगा, पूरा रीज़न बताऊंगा क्यों क्या होता है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे N-D क्या होगा? 1 to 10, मतलब डी ब्लॉक है बेटा। सबसे पहला डेफिनेशन है डी ब्लॉक को डी ब्लॉक कहते क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है। अरे भाई साहब, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है। यही तो बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी सबशेल में जा रहा है वही उसका ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में, एंड आपका एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो 4th पीरियड है, मतलब NS जो होगा, NS मतलब ये 4S होगा, और N-1D मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 4S3D। सिंपल सी बात है भाई, ये 4th पीरियड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका हो रहा है 4S3D, यहाँ पे आपका हो रहा है 4S3D होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 5th पीरियड हो तो क्या होगा भाई बताओ? 5S होगा, एंड एक कम कर दो क्योंकि N-1D है ना, एक कम कर दो, क्या होगा? 5S4D होगा। इधर क्या होगा भाई? इधर क्या होगा? 6 पीरियड है तो क्या होगा? 6S, एंड ये होगा 5D। सर इधर भी तो है, इधर भी तो, ये सब मोस्टली बेटा रेडियो एक्टिव है, हमें इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा रेडियो एक्टिव है तो आप बोल सकते हो बेटा ये आपका 7S है, एंड यहाँ पे से इसका उतना जरूरत नहीं हमें। ये 3 चीज़ चाहिए, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ही करोगे। ओके, अब यहाँ पे ये बनता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आपका क्या है? इसका भाई साहब डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये क्या हो गया ये मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता क्या है मैं आपको अगर थोड़ा छोटा करके मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को एक चीज़ मालूम होना चाहिए, हर बच्चे को मालूम होता है कि सर ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में अगर बात करूँ कि कौन कितना स्क्रीन कर सकता है। आप अगर शेप वगैरह देखोगे बेटा, एस होता है ना, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल समझ तो बॉल जैसा। ठीक है, स्फेरिकल होता है, ये सर्कुलर नहीं स्फेरिकल होता है। पी जो होता है ना वो डम्बल शेप होता है, डी जो होता है वो
डबल डबल शेप होता है, ठीक है। आपको आपको पता है एफ बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, तो एफ स्ट्रक्चर का शेप हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्क्रीन करने की जो क्षमता है ना, वो एस जो होता है उसका स्क्रीन सबसे ज़्यादा कर पाता है, पी उससे कम कर पाता है, डी बहुत ही कम कर पाता है, और एफ जो होता है इसका स्क्रीनिंग पावर ऑलमोस्ट जीरो हम लोग मान के चलते हैं। एफ सबसे कोई भी स्क्रीन नहीं कर सकता, तो वैसे भी डी भी उतना अच्छा स्क्रीन नहीं कर सकता। दिक्कत यह है, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इधर अलग अलग शेल है, यहाँ पे जाके मैंने देखा ये भाई साहब ये n-1 डी है, और यहाँ यहाँ पे आपका ns है। तो देखने को ये मिला कि न्यूक्लियस जो है और ये जो ns है जो आउटर मोस्ट शेल है, ये इसके बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका पहले जो शेल है यानी कि n-1 डी है, उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है धीरे धीरे, ये वाला जो गैप है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा क्लोज आता रहता है। इसलिए जब ये n-1 एंड ns के बीच में जब गैप कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, उधर से इधर जंप कर सकता है। उस वजह से आपको कभी दिखेगा कि सर एस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी में, ठीक है, और डी का यहाँ से मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये पूरा डी में चला गया, तो आप लोग बोलते हो सर ये एक्सेप्शन। पहली बात तो एक्सेप्शन होती क्यों है, एक्सेप्शन कन्फिगरेशन होती क्यों है, कन्फिगरेशन होने के पीछे कारण है स्टेबिलिटी। जहाँ पर हमें हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिगरेशन मिल रहा है, जहाँ पे हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं मेटल मेटल के बीच में ज़्यादा, क्योंकि ये सब मेटल है, डी ब्लॉक पूरा के पूरा मेटल है, बीच में अच्छा मेटलिक बॉन्ड हो रहा है, स्टेबिलिटी जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसा ही डिज़ाइन होता है जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिले। बात समझ आ रहा है। और हमने और एक फैक्टर क्लास 11 में पढ़ के रखे कि अगर मान लीजिए D5 हो गया, D10 हो गया, इसको बोलते हैं हाफ फिल, एक को बोलते हैं कंप्लीटली फिल या फुल फिल। इसमें होता क्या है भाई, इसमें हाई एक्सचेंज एनर्जी होता है, तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रहा है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो जितना ज़्यादा एक्सचेंजेस होता है उतना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होता है, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। इसलिए D5 एंड D10 जो होता है, हाफ फिल एंड फुल फिल कन्फिगरेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होता है। तो ज़्यादातर जो एक्सेप्शन आप लोग देख रहे हो वो D10 बनने के लिए एक्सेप्शन कर रहा है, कोई D5 बनने के लिए एक्सेप्शन कुछ केसेस बना रहा है। तो ये पहली बात तो ही यहाँ से यहाँ जंप करता क्यों है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा क्यों सकता है इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में बेटा भाईचारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बेटा गैप बहुत कम है, क्योंकि ये जो n-D है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या होता है, ये क्लोज आता जाता है और इनके बीच में गैप कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। मुझे कोई बोलता है भाई सर आप यहाँ से यहाँ जंप करो, मैं बेटा इजीली जंप कर जाऊंगा क्योंकि गैप बहुत कम है। कोई बोलता है सर आप इधर से उधर जंप करो, मैं जंप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन भी वैसा है बेटा, जंप उधर ही करेंगे जहाँ पे उनका गैप कम दिखता है। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है, यही बात है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये सब बोल दिया, यहाँ पे बोला दिस एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये मैंने ऑलरेडी पहले से बता के रखा है कि ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या होता है, ये डी ब्लॉक लाई करता है। अच्छी बात है। दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल। क्यों ट्रांजिशन मेटल, क्यों बोला जाता है इनको ट्रांजिशन मेटल, पहले ये पुराना कंसेप्ट है, बिकॉज दे आर प्रॉपर्टीज शो ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक। इसका मतलब क्या है सर, पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट सर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सर पी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये देने वाला ग्रुप है, ये लेने वाला ग्रुप है। ये डी ब्लॉक भाई साहब मेटल है, तो मेटल का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लेता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जाकर अगर देखोगे वो लिगांड से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो ये जो इनका जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं वो इन बिटवीन दिस होता है। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे अगर ये सब बोरॉन ये सब देखोगे ये सब बहुत सारा वोलाटाइल होते हैं, और ये सब सॉफ्ट, ये सब हार्ड मेटल्स होते हैं। मतलब इनका प्रॉपर्टी के बीच में ये होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब इनको देखोगे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है भाई साहब, ये बीच में दोनों का काम करता है, ठीक है। तो इनका प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो ना इसका इन बिटवीन आपको प्रॉपर्टीज दिखता है। इसलिए पुराना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन मेटल जो बोलने के पीछे जो रीजन था वो क्या था, इनको बोलते कि इनका प्रॉपर्टी था ट्रांजिशन, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन मेटल्स बोलने के पीछे मेन रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उस हिसाब से डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन जो आईपीसी ने दिया वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा। इनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। ये बात ओनली सही है जो हमें इस पेज से जो नॉलेज हमें मिल रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है। फिर आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो इसमें। वही बेटा ग्रुप 3 से लेके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही ग्रुप 3 से लेके, ये सब पुराना है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज, इसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो हमने बोला था कि ये 3D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है ये 4s2, क्योंकि 4s इधर पे फिल होता है, 4s2 फिल कहाँ पे होता है बेटा, इसके पहले कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम में ये फुल हो जाता है, उसके बाद स्कैंडियम आया, तो इसमें 21, 22, 23, 24 चल रहा है। अब देखो 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4, 4s2 3d4 ना होके ये क्या होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए सर अकॉर्डिंग टू अवर सीक्वेंस को अगर फॉलो करें 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d4 होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन गैप कम है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो 4s1 3d5 होता है, हम इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन। नो, ये एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन नहीं है, ये लॉजिक से समझो, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s1 हुआ, 3d4 की जगह क्या हो गया 3d5। वाई, बिकॉज 3d5 होने से ये हाफ फील्ड होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, सभी को पता होना चाहिए डी में बेटा टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, टोटल 5 ऑर्बिटल डी में होते हैं, 5 ऑर्बिटल होने के कारण ये हो गया हाफ फील्ड और D10 हो गया तो फुल फील्ड। तो अगर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है तो बेटा ये हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये क्या हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। फिर आपका मैंगनीज 4s2 3d5, यहाँ 6 7 8, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे ये वाला जैसे कि गलत है, वैसे यहाँ पे भी एक होना चाहिए, 3d8 के बाद क्या होना चाहिए सर 4s2 3d 4s2 3d 3d9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गैप कम है, मैंने पहले ही बताया, एक तो गैप कम है इसलिए जाना पॉसिबल है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे 3d पे, तो 4s1 3d9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 3d9 की जगह 3d10 हो गया, तो 4s1 3d10। अब ये देखो 3d10 है, 3d10 होने का मतलब है ये कम्प्लीटली फील्ड, ये कम्प्लीटली फील हो जाएगा, और इसमें भी हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन, तो इसका नीचे ही हो गया ना भाई, ये 3d5 4s 3d के नीचे 4d हो गया, 4s की जगह 5s हो गया, तो ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है, तो इसमें भी हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये सब तो एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ये पूरा सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये स्टेबिलिटी के कारण हुआ है। ये क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो आप लोग अगर देखोगे सर ये 3D सीरीज तो सर ऐसे ही हो गया, 4D में आप गौर से देखो ना क्या नहीं है सर, 3D3 नहीं है, आप गौर से देखो ना क्या नहीं है, 3D9 नहीं है, तो क्या नहीं है वो आप गौर से देख लो। यहाँ पे आपको 3D, यहाँ पे 3D8 आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या है नहीं वो आप यहाँ से देख लो, क्या है उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमें क्या नहीं मिल रहा है, इधर क्या नहीं मिल रहा है, इधर 3D4 नहीं मिल रहा है, इधर 3D9 नहीं मिल रहा है, इधर क्या इधर 3D9 नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, 3D3 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3D8 नहीं मिल रहा है, थर्ड मतलब ये वाला जो हमारा 5D सीरीज में नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैलेडियम, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है सीधा 4D10, सीधा क्या होता है 4D, इसको याद रखना, ये क्या होता है सबसे 4D, ये स्टेबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनके कन्फिगरेशन के पीछे सिर्फ हम लोग जो बोलते हैं यही वन एंड ओनली रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि ये सब कन्फिगरेशन, मैं बोला कि सर ये डी में इलेक्ट्रॉन जाता क्यों है, ये 3D10 4D10 D10 होना क्यों चाहते हैं, D5 होना क्यों चाहते हैं, वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी गेन करना है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब जितना ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, जितना इनमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होने की टेंडेंसी जितना बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो मेन फंडा है वो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में ये सब चल रहा है। और दूसरी फंडा कि ये हो क्यों पा रहा है, और कहीं पे तो ऐसा नहीं होता है, ये हो क्यों पा रहा है, क्योंकि जहाँ से जो भी जंप हो रहा है उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम है, तो जहाँ पे एनर्जी का गैप कम होता है वहाँ पे इजीली ये सब ट्रांजिशन होना पॉसिबल है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो 3D 4D 5D ये होता है, ये फर्स्ट तुम्हारा ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड, ये थर्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पे होगा आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपको पता है बेटा, ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट यही होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, आपको पता है ये 4F होता है, 4F एंड 5F सीरीज, कौन सा बेटा, ये 4F एंड 5F ऑर्बिटल्स, ये जो होता है ये एफ ब्लॉक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको यहाँ पे क्यों लाया गया क्या नहीं है, एफ ब्लॉक के टाइम में हम इसको बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एफ ब्लॉक का जो 4F सीरीज होता है उसको बोलता है लेंथेनाइट, और 5F होता है उसको बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे जैसे ही आपके सामने ये वाला छठा पीरियड आएगा, 6th पीरियड, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें ओल्ड डेफिनेशन क्या होता है, दे वेयर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज
या केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है वो क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बीच में होते हैं इनके केमिकल जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है, तो ये आ गया बीच में, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा है, ये आ गया बीच में, तो ये बीच में लाई करता है, इसलिए इसका क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, ट्रांजिशन। अब आईपीसी का डेफिनेशन बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, हम इसको फॉलो करेंगे। आईपीसी वाला डेफिनेशन में क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट इज वन हुज atom or its common oxidation state ion contains an incomplete d subshell। इसका मतलब होता है जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, कौन सी सिचुएशन में बताइए, जब उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है सर यहाँ इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल कहाँ है भाई, कहाँ है पीरियोडिक, यहाँ पे है, यहाँ पे। अब इस यहाँ पे बात करें सर, ये देखिए कॉपर, आप बोलोगे सर इनकम्प्लीट डी होना चाहिए, सर यहाँ पे तो जिंक, ये तो पूरा कंप्लीट है, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है ये सिर्फ डी ब्लॉक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन बाकी सब ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। लिखो कॉपी में लिखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये क्या है, ओनली डी ब्लॉक मेटल है, बिकॉज इनके डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। आप लोगों में से कोई बोल रहा है सर क्या गलत बोल रहे हो सर, आप कॉपर को देखा, ये कॉपर देखो, सिल्वर देखो, गोल्ड देखो, इसमें भी तो D10 है, लेकिन मैंने बोला क्या भाई, बोला क्या, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। आप कॉपर की बात करते हो बेटा, कॉपर में क्या है, कॉपर में होता है 4s1 3d10, ठीक है। आप बात करते हो जिंक में, आप बोलो तो D10 तो पूरा है, लेकिन डेफिनेशन तो बोल रहा है इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो आप जिंक में क्या देखोगे 4s2 3d10, लेकिन जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है Zn2+, Zn2+ में मतलब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s से 2 चला गया तो क्या बचा 4s0 3d10। देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये कंप्लीट है, D10 है, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Cu2+, इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया, एक इलेक्ट्रॉन D से गया, तो क्या बना 4s0 3d9। ये देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट डी हो गया। इसलिए ये जो कॉपर है ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर में, ट्रांजिशन मेटल के अंदर में आता है, उसको आप ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में डी ब्लॉक तो है ही, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग जरूर निकाल सकते हैं कि सर ये जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी है ये डी ब्लॉक, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। इनको छोड़ के यहाँ से पूरा ये सब क्या है सर, डी ब्लॉक तो है ही, क्योंकि सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेक्शन में जा रहा है, और साथ में ये सब ट्रांजिशन मेटल्स भी है, साथ में क्या है बेटा, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स भी है। उसका मतलब है सर हर मतलब ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है हर डी ब्लॉक मेटल जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट हो, या हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रांजिशन मेटल वाला डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर होता है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। क्या मेरी बात समझ में आना है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या है, ओनली डी ब्लॉक मेटल्स, नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में इनका इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट डी सबशेल होता है, इसलिए वो ओनली डी ब्लॉक मेटल्स है, नॉट ट्रांजिशन। ये वाला डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। अब देयरफॉर ये सब जो बोला गया, ठीक है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट ये वाला पॉइंट समझो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। आप करके भी देख लो, जिंक 2+ करके भी देख लो, तब भी ये D10 होता है, ये 3D10, जिंक 3D10, 4D10, 5D10, लेकिन ये सब में क्या होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जिंक देख लिया 3D10, ये 4D10, ये 5D10, सब D10 होता है, इसलिए दीज आर ओनली डी ब्लॉक मेटल्स, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना, ठीक है, इसको बहुत मतलब दिल से याद रखना, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ओनली इंट्रो, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है डी ब्लॉक, क्योंकि इनके ऊपर एक एक 2-3 प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक लेक्चर है बेटा, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सा है। देखो ये लोग वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दे पाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट मतलब जैसे कि एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं वो एक ही ऑक्सीजन स्टेट, एस ब्लॉक में हो गया आपका फर्स्ट
फर्स्ट ग्रुप हो गया तो +1, सेकंड ग्रुप हो गया अब +2, फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन ये सब नहीं है बेटा, मैंगनीज है +1 से दे रहा है बेटा +7 तक दे रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दे रहा है +6, +4, +5, +7 तक ऑक्सीजन स्टेट दे सकता है +1 से लेके। इतना ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीजन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़ते हो या मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कलर कॉम्प्लेक्स बनने की क्या क्राइटेरिया है, क्यों एक कंपाउंड को कलर क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स ये भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। फिर आपका पैरामैग्नेटिज्म मतलब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डी में, जैसे कि जहाँ जहाँ पे, जैसे कि आप मान लो आयरन है, आयरन में आपको क्या दिखता है, पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 4:3d6, 3d6 हो रहा है तो 4 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, ऐसे डी ब्लॉक मेटल बहुत सारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, जैसे कि आप लोग H2 निकल, H2 प्लेटिनम, H2 पैलेडियम आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक में करते हो। ठीक है यार, ये भाई याद करो ना बेटा, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड सिस्टम हुआ करता था, आपने याद करो। कभी आपने H2 निकल दिया था और आपने H2 प्लेटिनम दिया था और आपने H2 पैलेडियम दिया था, याद है क्या होता है, दो साइड में दो हाइड्रोजन लगता है, बाकी एज यूजुअल होता है दो साइड में दो हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये सब क्या है भाई, कैटलिस्ट है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सरफेस गैसियस रिएक्शन में क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसमें इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है और डी ब्लॉक मेटल बहुत सारे बेटा एलॉय वगैरह बनाते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी स्ट्रक्चर, इनका डी स्ट्रक्चर पार्शियली फिल्ड होने के कारण ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये सब पॉसिबल है। अब मैं बताऊंगा एक एक करके क्या कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल नोट बनाना है प्रॉपर्ली, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और वो भी टू द पॉइंट, मेरा सब कुछ चीज़ें आपको पॉइंट वाइज सबको मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले इसका पोजिशन ऑफ डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा n-1 डी सब ऑर्बिटल में घुसता है, ये सबको पता है, इसमें एंट्री लेता है। लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट, जैसे कि ns एंड n-1 डी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन रिएक्टिव मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट बेटा वेरी रिएक्टिव होता है, लाइक सोडियम और पोटेशियम, सीजियम, ये सब बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। पानी के कंटेक्ट में आने के बाद बेटा आग पकड़ लेते हैं, इतना रिएक्टिव होता है। लेकिन डी ब्लॉक मेटल उतना भी रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, जैसे कि नॉन मेटल जो होते हैं वो तो ऑफकोर्स रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, आप कार्बन को ले लीजिए, तो आप तो दिखते होंगे हर रोज, कौन सा खाप इतना रिएक्टिव होता है, तो पी ब्लॉक में इतना ज़्यादा रिएक्टिव वगैरह नहीं होता है। लेकिन हाँ, रिएक्टिविटी एंड कॉरोसिव ये सब डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, आप लोग इसको मिक्स मत करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एस ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब आप ले लीजिए सोडियम, पोटाशियम, आप सीजियम, ये सब क्या है बेटा, बहुत ही रिएक्टिव है, नॉट रेडियोएक्टिव, रिएक्टिव है। पानी के कंटेक्ट में आ गया तो आग पकड़ लिया, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। फिर आपका क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव कहाँ है भाई, उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। आप आयरन को ले लीजिए, आयरन आप लोग देखते हो हमेशा, आयरन उतना रिएक्टिव है क्या, आयरन को पानी में डालने से बेटा आग पकड़ लेता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके प्रॉपर्टीज जो होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे सर पी ब्लॉक में सर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब सर पॉइजनस है, क्लोरीन बहुत ही पॉइजनस गैस है। सर पॉइजनस अलग बात है, रिएक्टिव अलग बात है, इसके साथ उसको मिक्स मत करना। से क्लोरीन गैस शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, आंखों में जलन होता है, तेज जलन, लोग मर जाते हैं, उनके साथ उसका रिलेशन नहीं है। मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, पॉइजनस, ये सब अलग टर्म्स है, इनको मिक्स मत करना। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 4 टंजेंट सीरीज में इनको क्लासिफाई किया गया, 3D, देन 4D, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। ये 4 सीरीज में ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होने के कारण इसके बारे में चर्चा हम लोग कम करते हैं। पहला 3D सीरीज 21 से 37 कैडमियम से लेके जिंक तक, ये 3D फील होता है, 4th पीरियड से बिलोंग करता है। 4D सीरीज आपको पता है जो है, यहीं पे डायग्राम पे दिया हुआ है। ठीक है, 4D सीरीज, 5D सीरीज जैसे कि हमारा 3rd टंजेंट सीरीज बोलते हैं, देन हमारा 6D सीरीज जिसको हम लोग 4th टंजेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, या मैं अलग से बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग देख के भी समझ सकते हो, इतना डिटेल में सुंदर करके लिखा हुआ है। ठीक है, देन ए ब्लॉक में भी पता है 4F होता है, यहाँ से 4F होता है, ये 4F। ठीक है, ये वाला 4F और ये वाला
5F, 4F5F सीरीज होता है, ये बाद में जाके पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिव भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5F सीरीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब के सब रेडियो एक्टिव है। ये यूरेनियम आपको बोलने की जरूरत है क्या? तो यूरेनियम आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता आप सभी को पता है, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये देख लेना, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, तो करके डी ब्लॉक दिया गया, ठीक है। फिर एटॉमिक ट्रेंड इन डी ब्लॉक, मतलब रेडियस के बारे में बात चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्रोस ए पीरियड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सिंपली बताता हूँ। लेफ्ट टू राइट अगर बात करें, इन जनरल पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब मिला के बात करते हैं। इन जनरल बात करें तो बेटा एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो इन जनरल बात करें, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना कॉपी में, लेफ्ट टू राइट हमेशा इन अ पीरियड, ठीक है, ठीक है। साइज बोलो या आपका जो रेडियस बोलो, साइज बोलो या आप रेडियस बोलो, ये क्या होता है भाई साहब? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्यों क्यों बोलो? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी क्लास 11 में आप लोगों को मैंने जो चैप्टर है आपका क्या बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया गया। डाउन द ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। इन जनरल बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज हमारा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होने के पीछे कारण है कि भाई फर्स्ट न्यूक्लियस एक शेल, नया नया शेल का इंट्रोड्यूस होता है, और जितने शेल के इंट्रोड्यूस होंगे उतना साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप न्यू न्यू शेल इंट्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव की बात नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? साइज बढ़ जाता है। लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या होता है? आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, शेल नंबर कांस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। लेफ्ट टू राइट हमेशा शेल नंबर कांस्टेंट होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल की इन जनरल बात करें, शेल नंबर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और अभी मैं डी ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मीन्स आई मीन अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, नीचे ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ये क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मैं हम लोग देसी भाषा में बात करेंगे भाई, देसी भाषा में बात करें कि भाई लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे ना, शेल नंबर कांस्टेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर शेल यहाँ पे होता है, तो शेल नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही आपका शेल नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। तो इस शेल नंबर पे कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है? जो नया नया जो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 11 12 13 14 ऐसा करके एटॉमिक नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और उधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो एक दूसरे की क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज घट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज घट जाता है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये है रीजन कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों होता है। डाउन द ग्रुप, अरे भाई पहला हाइड्रोजन के बारे में बात करें भाई, एक ही शेल। नेक्स्ट आइए दूसरा सेल, तीसरा सेल, जितना भी नीचे आ रहे हो आप शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो शेल बढ़ रहा है बेटा, साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक में, पर्टिकुलर डी ब्लॉक में बात करें। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है? पहला स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। एज यूजुअल ट्रेंड को फॉलो करता है, डिक्रीज होता है। फिर ऑलमोस्ट मैंगनीज से लेके क्रोमियम तक साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये क्रोमियम से बोला, मैंगनीज से लेके आपका क्या होता है उसमें कोबाल्ट तक, ठीक है, कांस्टेंट होता है। और कॉपर से जिंक क्या होता है? साइज अगेन बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा मन लगा के अगर देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। ये साइज क्या हो रहा है? इधर से इधर से डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो साइज डिक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। ये 3D सीरीज 4D सीरीज सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। फिर आपका क्या हो रहा है बेटा? कहीं पे जाके यहाँ पे थोड़ा तो कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी। और फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका साइज बढ़ गया। फिर आपका कॉपर एंड जिंक में क्या हो गया? साइज बढ़ गया, ठीक है। मतलब पहला आया, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ गया। अब सबसे मेन बात यह है कि बढ़ने के पीछे घट क्यों रहा है? क्योंकि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो घटेगा। बट आप पहला
जैसे कि आप एक डी सबशेल है, डी सबशेल में आप नया नया इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, D1 D2 D3 D4 करके आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। जैसे डाल रहे हो बेटा, न्यूक्लियर क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो उसको मोस्टली उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छी बात है, वो कॉन्ट्रैक्शन और साइज डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो, एक ही सबशेल में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, एक ही सबशेल में आप क्या कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो। एक ही सबशेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो हो जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2। पी ब्लॉक में कितने डाल सकते हो, 6। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो भाई। तो आप जब पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन में। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहाँ पे थोड़ा क्यों बढ़ गया, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन अब डोमिनेट कर गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालने से अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, उसी वजह से वो क्या होगा, फिर एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंगानीज और जिंक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट मैंगानीज और जिंक का ऑलमोस्ट साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। ये सब बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहला क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए डिक्रीज होता है रेडियस। ये कॉमन सेंस की बात है, ये हमें ऑलरेडी पता है। दूसरी बात, बट पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन्स काउंटर्स काउंटर न्यूक्लियस चार्ज एंड रेडियस बिकम्स नियरली कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि डी का तो बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, डी का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये ना भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जैसा नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बात किया, एक ही डी सबशेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, एंट्री दिला रहे हो। और डी का भी ऐसे भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो डी वैसे भी 4s DF का डी का करीबी होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वैसे भी रिपल्शन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी करेगा, सामने वाला भी करेगा, लेकिन रिपल्शन जरूर करेगा। फिर बोले एट द एंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से साइड स्लाइडली क्या होता है, एक्सपांशन होता है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया स्लाइड क्या होता है, एक्सपांशन होता है, जिस वजह से रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहला घटता कीवर्ड डी ब्लॉक में, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि भैया आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो सबशेल में, क्योंकि शेल नंबर तो कांस्टेंट है, एक ही डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए जा रहे हो। पहला तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, अच्छा लग रहा है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है भाई, मतलब न्यूक्लियर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। ऊपर से भाई साहब थोड़ी देर बाद जाके देखा जा रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन लगभग बराबर, कुछ दिन बाद रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, फिर एक्सपेंशन की वजह से साइज बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा बढ़ के कांस्टेंट फिर बढ़, ठीक है। वाई साइज बिकम कांस्टेंट इन मिडल, ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा रिपल्शन फोल्ड शील्डिंग होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ कोर्स इंक्रीज होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है, ठीक है। टू इफेक्ट्स बैलेंस्ड आउट एंड कांस्टेंट रेडियस रीजन, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ऐसा बोल दो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसलिए क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। वाई साइज इंक्रीजेस आफ्टर सी यू, बिकॉज ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वजह से रिपल्शन फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। फिर आप डाउन द ग्रुप की ट्रेंड बताओ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है, डाउन द ग्रुप बताओ, न्यू शेल ऐड किया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू शेल जैसे ही ऐड करोगे साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप की कंसेप्ट है, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन 3D 4D एंड 5D, इसको मैं ये सब नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेके मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऑलमोस्ट साइज आपको डिक्रीज हो रहा है, यानी फिर यहाँ से लेके ये थोड़ा बहुत कांस्टेंट है, फिर कॉपर जिंक में बढ़ जाता है, ये बेसिक सी बात होता है, ये ट्रेंड को फॉलो करता है बाकी भी, ठीक है। तो एलोंग ए पीरियड की वही किस्सा है, ये होता है, आपको बता दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, देन फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, चला गया। फिर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप तो भाई साइज क्या होता है बताओ, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, न्यू शेल होता है, साइज इंक्रीज तो सही बात है सर, तो इसका ये जो है ऐसा होना चाहिए सर, ये वाला जो है क्या हो गया, ये वाला जो इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिलहाल 6D को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ये रेडियो एक्टिव इसको फिर मैं फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं 3D 4D 5D को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसको और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है सर। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है अकॉर्डिंगली सर, हमेशा एस ब्लॉक में हमने देखा कि साइज बढ़ता है। तो ठीक है सर, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, सही बात है। यहाँ से ये वाले अगर मैं थर्ड पीरियड एंड थर्ड 3D एंड 4D सीरीज में बात करूँ, बेटा ये फॉलो होता है, ये फॉलो होता है, ये फॉलो होता है, ये इससे बड़ा 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 है, लगभग ये फॉलो करता है। लेकिन खुशी की बात यह है, इधर इसके और इसके में जब हम जब कंपेयर करें, वो शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, अच्छी बात है, साइज बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कौन आ गया भाई साहब, यहाँ पे इसके आगे कौन है बेटा, यहाँ पे एब्लॉक घुसे जा रहा है। तो एब्लॉक आ रहा है मतलब 4F आ रहा है, 4F का बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा जोर से पकड़ेगा और उसको अंदर की ओर खींचेगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए। अब बोलता है भाई, ये रूल तो बोलता है सर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि न्यू न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, और आप यहाँ पे जो बोल रहे हो सर इसके पहले ऐसा कोई एब्लॉक नहीं है, इसके पहले कोई ऐसा एब्लॉक नहीं है, लेकिन इनके पहले कौन है, एब्लॉक आ गया। तो अगर यहाँ इसके पहले 4F इंट्रोड्यूस हो गया, तो 4F इंट्रोड्यूस हो गया मतलब 4F का बहुत ही पुअर क्या लगा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है। अगर बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा बोलो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पुराना हमारा जो बातचीत है उसके अकॉर्डिंग क्या है सर, न्यू न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, और न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए। 4F इधर इंट्रोड्यूस हो गया तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज घटना चाहिए, इसलिए यहाँ पे तो ये वाला फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग साइज बराबर होता है, इसका और इसका साइज लगभग बराबर होता है, इसका साइज लगभग बराबर होता है, लगभग क्या होता है बेटे, बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। ये होता है डाउन द ग्रुप का खेल। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ये और ये में ये बड़ा है, 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 ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि इसके पहले 4F आ गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, न्यूक्लियस को बहुत अच्छी तरह से अंदर बाहर की सेल की इलेक्ट्रॉन को पकड़ पा रहा है, तो शील्ड कर नहीं पा रहा है, तो पकड़ पा रहा है, उसकी वजह से क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से घटना चाहिए, न्यू शेल इंट्रोड्यूस होने की वजह से बढ़ना चाहिए, ना घटता है ना बढ़ता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वही बातचीत यहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू बोला गया आप लोग, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन 4D एंड 5D। 4D क्या होता है, मार्च यहाँ पे क्या होता है, बोथ 4D एंड 5D एरिया ऑलमोस्ट इक्वल, जो बात मैंने अभी आपको बोला, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रीजन क्या है, लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिंपल सी बात है, उतना बातें करने की क्या जरूरत है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन कॉजेज स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ता है, बोलो मेरे साथ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से साइज घट जाता है, ठीक है। इसलिए बोला देखो 3D सीरीज 4D सीरीज जो है वो 3D से बड़ा है, क्योंकि सर डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ना है, लेकिन 5D और 4D में क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। ये सब पढ़ना रहे, अच्छा चीज़ है, पढ़ने से आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, एंड आपको मतलब बहुत मजा आएगा। कंसेप्ट तो मैं दे रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ना भी है, नोट डाउन करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट ये सब बताया मैं आपको। अब देखो लिखा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ बताऊँ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा स्टार होता है कैडमियम का, उसके बाद होता है Mn, और Mn और जिंक लगभग बराबर होता है, बात को ध्यान में रखना, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और कंपैरिजन देखना, मैं जो कंपैरिजन दिया वही आपको करना है, ज़्यादा इधर उधर से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछ सकते, उसके टाइम पे आपको डाटा की जरूरत होती है। कुछ बच्चे पूछ सकते इसके साथ उसको कंपेयर करके देखो, उसको इसके कंपेयर करके देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करता है, और उन फैक्टर्स को अगर आप लाना चाहते हो तो आपको डाटा की जरूरत पड़ेगा। ऐसा मेरा रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछते, आप लोग भी क्लासेस में आप लोग पूछते हो, इसलिए मैं पहले से आपको बता देता हूँ, मन में आता है बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन आते हैं, बेटा रैंडम ये सब बन नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको डाटा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी मैंने क्लास 11 की जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर, उसमें मैंने पढ़ा के रखा है आप लोगों को। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है
it is the minimum amount of energy required. It is the minimum amount of energy required to remove one electron from the valence shell of an atom in gaseous state या in gaseous system. मतलब आप पहले जैसे कि सोडियम सॉलिड होता है तो आप सोडियम सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते सॉलिड स्टेट में। पहले आपको सोडियम गैस में कन्वर्ट करो, तो उस गैसियस स्टेट से सोडियम की जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, आयनाइज कर दो, मतलब उसको एक्साइटेशन की बात नहीं चला, आयनाइज मतलब आयन में कन्वर्ट कर दो, उस एटम को आयन में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस शेल से लेके चले जाओ कहाँ पे, इन्फिनिटी में, मतलब उसको निकाल ही दो। ठीक है, तो वो निकालने के लिए वो एनर्जी चाहिए भाई, तो खींच के निकालना है भाई, एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसके बाद क्या बोला, जैसे कि सोडियम है, पहले सॉलिड है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करोगे, सोडियम से सोडियम गैस में जाएगा, फिर उधर से आप आई दोगे, वो बनेगा सोडियम प्लस, क्या बनेगा, सोडियम प्लस। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें आप लोग जैसे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कोई एक मेटल है, वो भी गैसियस स्टेट में है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, याद रखना एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपने दिया I1, ठीक है, तो वो बन गया मेटल गैसियस प्लस। अब उससे भी और एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, आप दोगे I2 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो बनेगा M2 प्लस। अब मान लो और एक इलेक्ट्रॉन का आप निकाल रहे हो, अब क्या दोगे I3, वो बनेगा मेटल 3 प्लस। ऐसा करके आप कर सकते हो, आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, बेटा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको यहाँ पे 200 मान लो रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा है, उधर आपको 400 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा, उधर आपको 700 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? अब सोचो ना, अब सोचो, अब एल्यूमिनियम की बात कर लो, मान लो यहाँ पे पहले 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, आपने आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आप कितना इलेक्ट्रॉन बचा 12, प्रोटॉन अभी भी कितना 13, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है और प्रोटॉन कभी निकल नहीं सकता। फिर आपने I2 देने के बाद क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस उस 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को बहुत जकड़ के पकड़ के रखा है, वो निकल नहीं पाएगा, आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। फिर मान लो खर्चा करके निकाल दिया, डबल खर्चा करके 200 जगह 400 देके निकाल दिया, अब क्या है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 बचा है, सॉरी 11 बचा है, 11 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अभी भी 13 है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आप उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए, 200 400 ये 500 भी नहीं मानेगा, 600 भी नहीं, 700 आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये निकलेगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, हमेशा आपका I1 ग्रेटर देन आपका I2 ग्रेटर देन आपका I3 एंड सो ऑन, ये होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन। हमेशा जो I3 I2 से बड़ा होगा, I2 I1 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा आपको। अब डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, देखो डी ब्लॉक का लेफ्ट राइट क्या होता है, मेरी बात सुनो, लेफ्ट राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा रिलेशन होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साइज का भाई साहब, साइज का क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपका साइज घटता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ये बात याद रखना, आपने पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया, ठीक है। अब एस ब्लॉक से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, ये हायर होते हैं एस ब्लॉक के, तो लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको बढ़ेगा। एस ब्लॉक के राइट साइड में पड़ता है आपका डी ब्लॉक, तो क्या होगा, उनका एस ब्लॉक से इनका आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी सेम चीज़ है, ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो लोअर देन पी ब्लॉक, ऑफकोर्स पी ब्लॉक से कम होगा, ये बीच में होता है, एस ब्लॉक का साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पी ब्लॉक राइट साइड में जाओगे तो साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉट परफेक्टली रेगुलर ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, टू अपोजिंग फैक्टर्स वर्क, एक इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, तो बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी
बढ़ता है। और इंक्रीजिंग n-1 डी इलेक्ट्रॉन डी डी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने के कारण भी आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो आपको फिक्स कोई ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फिक्स ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है डी ब्लॉक में भी। क्या मिलता है वो एक बार चलो देख लेते हैं। ये देखो मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है, मजेदार मतलब बहुत ही मजेदार। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राफ को समझना। एलिमेंट दिया हुआ है, ये 3D सीरीज के लिए है, ये मोस्टली किसके लिए है, ये 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, बाकी में भी आप लोग लगा सकते हो। 3D सीरीज में ऐसा हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप मन लगा के देखो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीरीज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे सर, ये कौन है, स्कैंडियम टू जिंक, यहाँ पे मान लो जिंक, ठीक है। जिंक तक क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, हाउ एवर इंक्रीज इज वेरी स्मॉल बिकॉज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्यों, भाई प्रोटॉन भाई बढ़ रहा है सेंटर में न्यूक्लियस में। शील्डिंग बाई n-d इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस टू इफेक्ट कैंसिल ईच अदर गिविंग स्मूथ ट्रेंड। मतलब एक बोल रहा है, समझना भाई, यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रहा है। क्या इफेक्ट काम कर रहा है, एक तो भाई साहब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है बोलो, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। साइज घटता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, इसलिए लेफ्ट साइड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, साइज घटता है, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ऊपर से दूसरा फैक्टर, उल्टा फैक्टर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो आप सब डी में दिए जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर डी में सिर्फ दिए जा रहे हो, मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा है, तो साइज बढ़ना भी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी घटना भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बहुत स्मूथ इंक्रीज होता है, ये शार्प इंक्रीज नहीं होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, ये बात याद रखना, बहुत स्मूथ इंक्रीज होता है, शार्प इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। दिस टू इफेक्ट्स, उल्टा इफेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करता है एंड स्मूथ होता है, मतलब इतना शार्प आपको दिखने को नहीं मिलता है। एलिमेंट विथ नियरली इक्वल आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से लिखो क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, देखो देखो ना, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो जिंक है, यहाँ पे इन तीनों को देखो ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है। Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये भी ऑलमोस्ट सीरीज, मतलब क्रोमियम के बाद ये तीनों को भी देख लो ऑलमोस्ट, ठीक है। रीजन सिमिलर इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज एंड सिमिलर एनर्जी डी शील्डिंग, ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए इन तीनों एकदम सेम चीज दिखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखो मजेदार चीज है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये वाला बात करते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, ठीक है। मतलब जो Mn है वो Mn प्लस है, जो कॉपर है वो कॉपर प्लस है, जो क्रोमियम है वो क्रोमियम प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। अब बात करते हैं, अब इसमें एक चीज देखने को मिलता है, इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि I2 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जो मतलब ऑलरेडी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन जो जबरदस्ती निकाल चुके हो। आप बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज वेरी हाई। आप देखोगे कॉपर हाई देख रहे हो, क्रोमियम देख रहे हो हाई है, क्यों, क्रोमियम का वैसे क्रोमियम का कन्फिगरेशन होता है, क्रोमियम का होता है वैसे 4s1 3d10। जैसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो मतलब यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे, और ये बन गया Cr प्लस, और Cr प्लस का कन्फिगरेशन होता है 4s तो 0 हो गया, 3d5 होता है, सॉरी 3d5 होता है, 3d5, ठीक है। और ये हो गया 3d5, मतलब 3d5 हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें जब और एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो आपको देना पड़ेगा I2, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रहा है भाई, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसे निकालना बहुत ही के लिए नहीं नामुमकिन सा बात है। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का नॉर्मल होता है 4s1 3d10। आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और आपने दिया I1, आपने निकाल, अब ये बन गया कॉपर प्लस। कॉपर का प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s0 3d10, टेबल फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तब आपको दिया जाएगा I2, ये काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसलिए क्रोमियम एंड कॉपर का फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक पिक आपको देखने को मिलता है, इसका और स्मूथ चलता है लेकिन एक पिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा, ठीक है। इवन जो पहले ज़्यादा हुआ करता था जिंक वगैरह, उससे भी ज़्यादा होता है आपका, एडजस्टिंग एटम से भी ज़्यादा होता है, जनरल ऑर्डर बता दिया, ठीक है।
अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, एक्सेप्शनली मैंगनीज का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। मैंगनीज का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं बताता हूँ क्यों। ये है मैंगनीज, ये है आपका मैंगनीज, होता है बेटा 4s2 3d5 होता है, ठीक है। अब इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और आपने दिया I1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपने दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो बन गया Mn+। अब इसका फिलहाल कंडीशन क्या है, 4s1 3d5, सही बात है। आपने इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने दिया सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिट इज I2, मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये बना Mn2+, और इसका कन्फिगरेशन फिलहाल है 4s0 3d5 विच इज हाफ फिल कन्फिगरेशन, वेरी स्टेबल। अब इसमें आप क्या करो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देने जा रहे हो। आप देखो D5 सिस्टम में हाफ फिल कन्फिगरेशन है, आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, कितना मुश्किल होगा सोच रहे हो, कितना मुश्किल होगा सोच रहे हो। इसलिए मैंगनीज का देखो, मैंगनीज का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही क्या होता है ज़्यादा, इसलिए I3 ऑफ मैंगनीज इज एक्सेप्शनली बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये D5 कन्फिगरेशन ऑलरेडी हो चुका है, और ओनली D5 कन्फिगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही बढ़िया सा रीजन है आपके सामने, ठीक है। अब ट्रेंड डाउन दी ग्रुप, अब डाउन दी ग्रुप की बात करें 3D 4D 5D ये बात करें डाउन दी ग्रुप में, सबसे तो बहुत I1 की अगर ऑर्डर बात करें डाउन दी ग्रुप में, अब 3D में ये क्या होता है, वो आप लोग क्या, आपको क्या लगता है डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप क्या होता है मुझे बता दो आप। साइज बढ़ता है एंड I घटता है, I घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, उसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, डाउन दी ग्रुप में ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर घटता है तो सही बात है, 3D का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन 4D का, देन 5D का, आपके हिसाब से ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए सर 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D, ये होना चाहिए कि नहीं। सबसे ज़्यादा डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, अरे डाउन द ग्रुप 3D मतलब क्या, 4th पीरियड, 4D मतलब क्या, 5th पीरियड, फिर 5D का मतलब क्या, 6th पीरियड, वही तो बात चल रहा है। इसमें 4th पीरियड में इस 3D की बात करें, समझना ये होना चाहिए नॉर्मली, बट क्या होता है ये 5D सबसे आगे चला जाता है, 3D और 4D तो रह जाता है, लेकिन 5D सबसे पहले चला जाता है, क्यों। अब समझना इसके पीछे रीजन क्या है, देखो 5D मतलब कौन सा पीरियड मेरा, 6th पीरियड, ठीक है। इसमें इसमें आपका 4F होता है, कौन होता है 4F होता है, और जिस 4F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बात करते हैं सर कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, फिर आपका जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ऑर्डर क्या कैसा होना चाहिए सर, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी सर घट रहा है, लेकिन ये जो Hg है देखो थर्ड में आना चाहिए, सबसे पहले आ गया। ऑर्डर तो क्या है, जिंक और कैडमियम है, जिंक कैडमियम Hg होना चाहिए था, लेकिन Hg सबसे पहले आ गया। उधर ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, कॉपर, Ag, Au, ठीक है, कॉपर पहले Ag से है, सिल्वर से, लेकिन Au सबसे लास्ट होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा सीरीज है सर, 5D सीरीज है, 5D सीरीज में 4F होता है, उसकी वजह से ये सबसे आगे आ गया। फिर से मैं रीजन को रिपीट करूंगा, मुझे पता है बहुत सारे मेरे बच्चे को समझ में नहीं आया, ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, रुको पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ होता क्या, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल में आपको अगर दिखाता हूँ, ये है 3D 4D 5D। डाउन दी ग्रुप, अब बोलो, आप खुद बोलो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, साइज बोलो बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, कॉपर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आई क्या होता है, घटता है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। इसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए सर, गोल्ड सबसे आगे, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड का, ये होना चाहिए सबसे ऊपर, इसका होना चाहिए, देन ये फिर होना चाहिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ये तो ठीक है सर, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा है, जिंक कैडमियम से ज़्यादा, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो गोल्ड है इसमें जो Hg है, Hg सबसे ऊपर जाता है, Au सबसे ऊपर आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, क्यों, क्योंकि ये 5D सीरीज का है, मतलब इसमें
5D सीरीज का मतलब है बेटा इसमें 4f इंट्रोड्यूस हो गया और 4s का पूरा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अब आप इनके Hg यानी कि मर्क्यूरी और गोल्ड के वैलेंस शेल के से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, क्योंकि उनके वैलेंस शेल से पहले तो बेटा 4f है, 4f बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के रख सकता है, उतना आसानी से आप निकाल नहीं सकते। इसलिए 5D, ये जो 5D है, 5D का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाता है, देन आपका 3D, देन आपका 4D। और 3D 4D 5D तो नॉर्मल स्टैंड है बेटा, 3D का सबसे ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, 3D का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो उसके बाद 4D, 3D के बाद 4D आ रहा है, लेकिन 5D सबसे लास्ट में ना होगी, सबसे ऊपर चला जा रहा है, सबसे आगे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5D सीरीज में 4f आ जाता है, जिसका शील्डिंग पावर बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0 है। यही हमारा क्या है, मेन रीजन है। ठीक है, यही आप लोगों से मैंने बात किया, यही है। ठीक है, अब देखिए यही है आपका, हो गया, AU आगे चला गया, उधर जिंक आगे चला गया। ठीक है, बोलते हो सर लेंथर कंडक्शन की वजह से होता है, लेकिन मेन क्या होता है, 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये वाला चीज आपको दिखा जाता है। ठीक है, 5D ज्यादा होता है। हो गया, हो गया। अब इंपोर्टेंट शार्प इंक्रीज क्या क्यों होता है, शार्प इंक्रीज क्यों हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में ड्यू टू D10। आयनाइजेशन एनर्जी में आप बोलोगे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका कहा जिंक, यहाँ पे दिया नहीं है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में शार्प इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ज्यादा 4s3D10 होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर I2 ऑफ कॉपर क्रोमियम क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 3D5 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, क्रोमियम में 3D5 होता है एंड आपका कॉपर में 3D10 होता है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इनमें ज्यादा होता है। I3 और मैंगनीज क्यों ज्यादा होता है, पढ़ा लिया ऑलरेडी, क्योंकि मैंगनीज में 3D5 होता है। ठीक है, स्मूथ वेरिएशन एक्यूरेसी पीरियड, इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी नोट डाउन करके रखो, इसका कोई जरूरत नहीं, ये वाला ये सब पॉइंट मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपके सामने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये वाली बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मेटेलिक बॉन्ड। क्या है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड, सॉरी मेटेलिक बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये होता क्या है भाई, मेल्टिंग का मतलब है किसी को पिघलाना है। ठीक है, पिघलाना। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ कि अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स होता है वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखने पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये सब मेटल होते हैं, और मेटल में क्या होता है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है इन्वॉल्विंग N-1 DNS इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक बॉन्डिंग ये सब स्ट्रॉन्ग कब होता है, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जितना नंबर ऑफ क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोग सोचिए, यहाँ पे मैं बोला कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर दे तो इसमें हम लोग बोल के सकते हैं सर क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? मतलब 4s1 3D5, 4s1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो क्या होता है, 4s2 3D1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3D2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे ही मैंगनीज हुआ, मैंगनीज के बाद क्या हुआ, 4s2 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और जिंक का ऑलमोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर, 0 4s2 3D10। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है, क्या मेरी बात समझ? अब सोचो कैडमियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब सोचो कैडमियम क्या होता है, 4s1 4s2 3D1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D1 में, देन 4s2 प्लैटिनम में 4s2 3D2। ठीक है, देन वेनेडियम में 4s2 3D3, देन क्रोमियम में 4s1 3D5। 4s1 का देखो, वेनेडियम में क्या हुआ, 4s2 3D3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में 5 बॉक्स 5 ऑर्बिटल होते कि नहीं, तो 5 ऑर्बिटल में 3D3 हो रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम को देखो ना भाई, 4s1 3D5, एस में 1 और डी में 5, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख भाई कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। देन मैंगनीज स्टार्ट हो रहा है, एक कम हो रहा है,
देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक में तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो फिर से हो रहा है, तो एक ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ हो। ये 3D सीरीज एलिमेंट के लिए हमने बताया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, ट्रेंड अक्रॉस दी सीरीज 3D 4D 5D सीरीज में क्या ट्रेंड होता है वो आपको पता है। ठीक है, अब ट्रेंड पैटर्न को समझते हैं ग्राफ के साथ, और ये बेटा एनसीईआरटी का ग्राफ है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ से मैंने समझा को पिक किया ताकि आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू मिडिल, मतलब क्रोमियम तक इंक्रीज हो रहा है। पहले 3D सीरीज देख लेते हैं, क्रोमियम तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मिडिल ऑफ द सीरीज मैक्सिमम अराउंड द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज D5। ठीक है, आफ्टर मिडिल, ठीक है, आफ्टर मिडिल यानी कि ये सब मिडिल है, आफ्टर मिडिल मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो, क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है, तो उनको मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेल्ट का मतलब होता है जैसे कि मेटल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको पिघलाना भी, उनको अलग थोड़ा दूर करना भी तो मुश्किल है ना। बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ गया तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा, इसलिए मैं बार बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। मेटल में बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग होते हैं, तो मेटल में अट्रैक्शन वो सब ज़्यादा होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट के साथ रिलेशन होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी उतना बढ़ेगा। तो क्या हुआ, आफ्टर मिडिल क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग पेयरिंग, क्योंकि धीरे धीरे वो पेयर इंक्रीज होना पड़ेगा, पेयर इंक्रीज होता जाता है, मतलब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। मतलब सिर्फ सब ग्राफ का ये सब छोड़ो, मेन पैटर्न तो बड़ा ऐसा, मेन पैटर्न तो ऐसा तो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। मेन पैटर्न तो ऐसा, उठ रहा है घट रहा है, उठ रहा है घट रहा है, बीच में वाला सबसे ज़्यादा है। ये 3D 4D 5D तीनों सीरीज में सेम हो रहा है, उठ रहा है फिर घट रहा है। क्यों, पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्रोमियम तक बढ़ा फिर घट गया, धीरे धीरे करके पेयर्ड होना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे कि बोलो 3D6 का मतलब क्या है, डी में एक एक इलेक्ट्रॉन 5 दिया, 3D6 का मतलब बेटा 3D5 तो समझते हो, 3D5 तो समझते हो, ये 3D5 1 2 3 4 5, 3D6 हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3D7 मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3D8 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3D9 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3D10 मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना घट रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहा है। क्या मेरी बात समझ आया, यही बात है भाई, यही बात है, ये सब डिस्कस करेंगे। 3D में मैंगनीज में पिक डिप क्यों आता है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के 3D5 होता है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा बॉन्ड बनाना चाहता नहीं है। ठीक है, ये बात करेंगे इसको लेके। ठीक है, रीजन फॉर इंक्रीज मैक्सिमम डिक्रीज, रीजन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, उसके बाद वजह से ये क्या होता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। लेकिन रिचेस मैक्सिमम एट D5 कन्फिगरेशन, क्रोमियम D5 4s1 3D5, देन आपका मोलिब्डेनम हो गया, देन आपका टंगस्टन हो गया, ये तीनों में बढ़ता है। देन आफ्टर डिक्रीज करता है आफ्टर मिडिल डी इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड होना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। रिड्यूसिंग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज होना जाता है, जैसे पेयरिंग होना स्टार्ट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता जाता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ईच सीरीज, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट सब सीरीज में कौन है, 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का होता है, 4s1 3D5 होता है, और 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का होता है, 5D सीरीज में टंगस्टन का होता है। ठीक है, और टंगस्टन पूरा डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन में आया है, टंगस्टन पूरा डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसमें 3D सीरीज में बड़ा जिंक सबसे नीचे होता है। क्यों, मैंने जिंक के बारे में बताया था, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आपका 4D सीरीज में कैडमियम, ठीक है, और ऑफ कोर्स 5D सीरीज में मर्क्यूरी, क्योंकि सबका डी पूरा है, 3D10 4D10 5D10 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का। क्यों, क्योंकि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में तीनों में 3D10 4D10 5D10 D10 होता है, इसलिए ये कोई मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सॉफ्ट होते हैं, और मर्क्यूरी तो बड़ा लिक्विड ही होते हैं, तो इनका क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी होते, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का कोई बात ही नहीं होता। ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, बार बार बता रही सॉफ्ट होते, बहुत सॉफ्ट मेटल होते, और मर्क्यूरी तो बड़ा रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट की बातचीत यहाँ पे करना बेकार है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन एंड एनोमलीज, ये क्या चीज़ है समझ लेते कि सर जो मैंगनीज है इसमें थोड़ा नीचे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका भी देख लो, थोड़ा नीचे देखने को मिल रहा है, क्यों भाई, ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फील्ड D5 कन्फिगरेशन होता है मैंगनीज 4s2 3D5,
कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली, डीलोकलाइजेशन इज पुअर, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होना चाहता है, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक। अरे भाई गुरूर है अपने आप में, मैं हाफ फिल्ड स्टेबल हूँ, मैं किसी के साथ करने वाला नहीं हूँ, गुरूर की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, जल्दी पिघल जाओगे भाई तुम, वाला मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। इसके देख लो, इवन मैंगनीज जो होते हैं, समझना, इसका बगल वाले क्रोमियम एंड आयरन से भी कम होता है। ये होता है कंपेरिजन, इन दोनों से क्या होता है, कम होता है। कंपेरिजन हमेशा एग्जाम में एडजेसेंट पूछता है, इधर उधर से नहीं पूछता है, एडजेसेंट पूछता है कि मैंने क्या बोला, इधर उधर से पूछना है तो डाटा का मदद लेना पड़ेगा। तो मैंगनीज वेरी लो होता है, आयरन होता है, तो बाकी सबके कंपेरिजन में कम होता है। फिर इसमें भी देखो, ये भी एक डिप देखने को मिलता है, वही सेम रीजन है भाई, सेम रीजन है। फिर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ही होता है क्या भाई, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ही क्या होता है भाई, कि हम गुरूर भाई, हम किसी स्टेबल है, हम डिलोकलाइज नहीं करेंगे, हम मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपने आप रहेंगे, हम जल्दी पिघल भी जाएंगे, ठीक है। ये है, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और बढ़िया सा बात बोला, जितने डी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा है, अप टू D5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, D5 तक क्रोमियम, ये सब क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर D5 धीरे धीरे D6 D7 में पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, पेयरिंग होना स्टार्ट होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन घटता है, मेटेलिक बॉन्डिंग घटता है, मेल्टिंग पॉइंट भी घटता है। दिस एक्सप्लेन द राइज मैक्सिमम फॉल पैटर्न। यही क्या करता है, इस ये वाला जो घटना, ऊपर जाना, घटना, फिर नीचे आना, ये सबको यही करता है। याद रखना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी तीनों का मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम ये पूरा नीचे है, एकदम नीचे है, इसको सबसे लोएस्ट होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सेकंड एंड थर्ड सीरीज, ये थर्ड, ये इनमें ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D 4D 5D। अब देखो 4D 5D एलिमेंट्स में हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन 3D बिकॉज बिगर एटॉमिक साइज, ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग। ये तो बात तो सही है भाई, डाउन द ग्रुप साइज का फंडा चलता है, एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, फिर उनका स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है। इसलिए कंपेयर करें तो 3D से कंपेयर करें तो 4D 5D का मेल्टिंग पॉइंट नेचुरली ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट नेचुरली ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है, बॉन्डिंग अच्छा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो 5D एलिमेंट्स की बात करें, ये देखो, ये देखो 3D 4D 5D टंगस्टन की बात कर रहे हो, इनके इनके देखो आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F। इनमें क्या होता है, 4F का पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खिंचाव होता है। तो 5D ये तीनों में क्या होता है, आर एक्सेप्शनली पुअर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा भाई, भाई इलेक्ट्रॉन को दूसरा ये है ना, यहाँ पे ये दोनों एटम है, मान लो दोनों का जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्या करेगा, बाइंडिंग बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही क्लोजली रहेंगे, टाइटली रहेंगे, पैकिंग इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसलिए देखो इन दोनों का ऑलमोस्ट सबसे ऊपर है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन नोट डाउन आराम से कर सकते हो, ठीक है। जो पढ़ाया इसको रिकॉल करने के लिए ये सब क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन से सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप लोग अपना अपना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाएगा, ठीक है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं उसका मटेरियल लीजिए, कुछ पैसा वैसा नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, बहुत ढेर सारा कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है भाई, आराम से सॉल्व करिए, हर किसी का मटेरियल सेम ही होता है, तो फ्री पेड के चक्कर में मत पड़िए, प्रैक्टिस करने से मतलब है, टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया, क्वेश्चन लगा रहे हो भाई और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमका बेटा ये सब दिखावा का ज़िंदगी से बेटा हट जाना चाहिए, ठीक है ना, ये दिखावे से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये सुंदर मटेरियल, वो लेवल, वो सब कुछ होता है, हम सबको समझो, क्वेश्चन लगाओ, कोई भी एक 300 400 500 रुपये पे बेटा क्वेश्चन बैंक PYQ सब बैंक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लगाइए। और कुछ दिन बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग खुद अपना हमारा जो
कोचिंग का मटेरियल होता है ना, जो स्टडी मटेरियल अंदर क्वेश्चन बैंक होता है। स्टडी मटेरियल क्या, हम तो सब कुछ यहाँ पे पढ़ा के दे रहे। जो जीपीपीस होता है, शीट्स होता है, वो सब आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे हम लोग। ठीक है, प्लानिंग चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा प्लानिंग चल रहा है। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाला है। ठीक है, आप लोग पेशेंस को रखिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, क्या बोला, हुई था फॉलोइंग, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, इन्हीं को रिकअप करने के लिए। ठीक है, which of the following is not the considered as a transition metal according to IUPAC। आईयूपीसी में ट्रांजिशन मेटल किसको कंसिडर नहीं किया, जिंक को। क्यों जिंक को, अरे भाई जिंक का क्या बोला था, 4:3D10। अगर कॉमन ऑक्सीडेंट जिंक 2+ होगा तो फिर भी क्या हो रहा है, 4:0 3D10, मतलब कंप्लीट डी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या नहीं होगा, क्या होगा, उसको ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर इसका आंसर से पढ़ लेना भाई, सब आप लोग आपके लिए है, शीट पढ़ लेना। अक्रॉस 3D ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम कैडमियम टू जिंक, द एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपको पता है, पहले एज यूजुअल 10 को फॉलो करते हैं, घटता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ता है। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज गलत है, कंटिन्यूस डिक्रीज गलत है, फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट देन इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स ये वाला सही आंसर है, ये जो है सही आंसर है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, देन the atomic radius of the 4D and 5D transition series are nearly identical। क्यों, due to lengthened contraction। बार बार शीट में पढ़ाया गया, यहाँ पे बोला गया 4F और सबशेल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये देखने को मिलता है। 4D और 5D का सही साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, यही होता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन करने से टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, हाईएस्ट होता है जिंक। क्यों बताओ, जिंक में 4:3D10 होता है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाता है। तो ये फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आंसर क्या हो रहा है बेटा, जिंक। ठीक है, दूसरा, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर देन एस ब्लॉक मेटल ड्यू टू क्या, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होता है 3D में, क्योंकि इधर जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि n-1d कम कम क्या शील्ड कर पाता है, पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3D ट्रांजिशन सीरीज में हायर होता है देन एस ब्लॉक से। ठीक है, हो गया। Then which of the shows an abnormally low melting point with within the 3D transition। 3D transition सीरीज में कौन लो दिखाता है, लो लो मैंगनीज, थोड़ी देर पढ़ा 3D पढ़ा था ना ग्राफ, 3D5 गुरूर, हम अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी लोकेशन 4 है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड अच्छा नहीं बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो कौन सा आंसर होगा, मैंगनीज। 3D5 होता है। ठीक है, 4:3D5 ग्राफ में दिखाया था ना, डीप होता है नीचे मैंगनीज। ठीक है, आंसर क्या है, which of the following metals has the highest melting point along the transition elements। टंगस्टन, स्टार देके बताया था, टंगस्टन W का क्या होता है, हाईएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट, बी ऑप्शन बी। ठीक है, ग्राफ में भी दिखा था, सबसे ऊपर होता है 5D सीरीज में, 5D सीरीज में वैसे भी तो ऊपर होता है, और इसके भी सबसे पीक में होता है टंगस्टन। थोड़ी देर पहले दिखाया था वे, थोड़ी देर पहले तो दिखाया था, जो लोग भूल रहे हैं, ये देख बताया था, ये देख टंगस्टन सबसे ऊपर है कि नहीं। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, टंगस्टन हो गया ना। ठीक है, अब देखा, वाई डू जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है पॉइंट कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन में, क्यों बताओ, क्योंकि क्योंकि दे आर फुल्ली फिल्ड होने की वजह से बेटा मेटेलिक बॉन्ड अच्छा नहीं होता है, और मेटेलिक बॉन्ड अच्छा नहीं होने से बेटा स्ट्रेंथ तो नहीं मिलता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट भी कम दिखाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सही है, क्योंकि दे फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ 3D is influenced strongly by, fast ionization enthalpy order in 3D strongly influenced by क्या है, बोलो, fast ionization enthalpy order of 3D में जो होता है order 3D is influenced strongly by क्या, atomic number only, no, शील्डिंग ऑफ 3s है, 3s कब से नहीं, ये नहीं। थर्ड क्या होता है, न्यूक्लियर मास, ये सब बेकार है,
नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत आता है, क्योंकि मैंने बताया था जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जो एंथैल्पी का जो भी ऑर्डर है वो किसके इन्फ्लुएंस होता है सर? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये सब चेंजेस होता है। ठीक है, देन ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, व्हिच इज द फॉलोइंग मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट रिप्रेजेंट। सबसे ज्यादा भाई सब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सबसे हर जगह से सबको धिक्कार, सबको ज्यादा हेट कहाँ पे मिल रहा है? देखो किसको, आप ग्राफ से बता दीजिए। आप थ्री सीरीज में, थ्री सीरीज बोला, थ्री सीरीज में सबसे कम किस में मिल रहा है? इधर से उधर से हर जगह से कम किसको मिल रहा है, मिलना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट? देख लीजिए सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, चारों तरफ से ग्रेटर देन किसको मिल रहा है? क्रोमियम को। ठीक, 4s135 चांद पे इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा हेट किसको मिल रहा है? दोनों तरफ से लेस देन कौन है? मैंगनीज। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, मैंगनीज डीप मिलता है, सबसे कम मिलता है। ठीक है, देखो तो मैंने बताया था, ग्राफ याद है? ग्राफ याद है? तो एक पढ़ा लिया क्या? एक ग्राफ याद है? याद है? मैंगनीज क्रोमियम सबसे ज्यादा, मैंगनीज सबसे कम। ठीक है, मैं समझ आया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा? ये वाला, ये वाला ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, देख यहाँ पे बताया हुआ मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम D5। ठीक है, डीप एट मैंगनीज में डीप होता है लेकिन इंक्रीज होता है, लेकिन क्या होता है? इंक्रीज होता है। Fe2CO निकल, देन डिक्रीज होता है कॉपर जिंक में, क्योंकि कॉपर जिंक अगेन क्या हो गया? कॉपर जिंक अगेन क्या हो गया सर? D10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एंड रिड्यूस मेल्टिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग जैसे रिड्यूस होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, मैंने इस वाली जगह को देखा, सबसे ज़्यादा इसका है दोनों साइड से, और ये दोनों साइड से सबसे कम है। ठीक है, फिर थोड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हो गया? तो आपका तो खत्म हो गया, तो आपका पहला डी ब्लॉक का पहला लेक्चर खत्म हो गया। तो आपको थैंक यू लिखना चाहिए। ठीक है, आप सभी ने इतना मन लगा के जो सुना है तो थैंक यू। अगले लेक्चर पे मिलेंगे, पहले डी ब्लॉक खत्म करेंगे, फिर क्लास 11 पे जाएंगे, फिर 12 का भी एक चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसा चलेगा अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो। भगवान को बोलना भाई ठीक ठाक चले। ठीक है, आप लोगों की दुआ से बहुत कुछ होता है। अगर ठीक ठाक चलता है तो कमेंट करके बताना सर बढ़िया मजा आया। लेक्चर को रिकेप कर करके देखना, मजा और ज़्यादा आएगा। ठीक है।